20 देशों में आप कह रहे हैं 20 देशों में 19वें नंबर पे हैं। 100 करोड़ टीके लगाने वाले कितने मुल्क हैं दुनिया में? उनकी जनसंख्या कितनी है? हाँ तो ठीक है, शर्मा साहब, जनसंख्या कम है। भी नहीं हाँ तो ये चुनौती स्वीकार की ना भारत ने, इस चुनौती को जीता ना भारत ने। अरे तो इस चुनौती से पार पाया ना भारत ने, वॉल्यूम बढ़ा है, इस चुनौती से पार पाया ना भारत ने। जो काम सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे प्रदीप जी सुनिए मेरी बात। जो सवाल आप मुकेश पारीक की पार्टी पर उठाते हैं ये कहकर कि वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने वास्तव में मेहनत की थी, उन्हीं वैज्ञानिकों की मेहनत को क्या आप अंडर एस्टिमेट में नहीं कर रहे हैं ये बोलकर? लेकिन मुकेश पारीक साहब आपने 7.5 एक मिनट सुनिए मुकेश, अरे सुनिए प्रदीप जी, वापस आता हूं प्रदीप जी, सुनिए प्रदीप जी, अब सुनिए मुकेश पारीक जी, आपने कहा कि पिछले 7.5 साल में जो काम हुआ कोई सोच भी नहीं सकता था 7.5 साल पहले। तो इन 7.5 सालों में ही क्या आपने भर्ती की? क्या इन 7.5 सालों में ही क्या लैब खुली है? क्या इन 7.5 सालों में ही क्या वैज्ञानिक और डॉक्टर पैदा हुए हैं? कि आप ये कह रहे हैं कि इन 7.5 सालों में ही वो सब कुछ डेवलप हो गया कि हमने वैक्सीन बना ली 6 महीने के अंदर? देखिए, ये जो विश्वव्यापी जो महामारी आई थी जिसमें पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, उसमें ये कल्पना करना एक बड़ा मुश्किल था कि भारत इतनी जल्दी एक स्वदेशी टीके का निर्माण कर लेगा, उसका ट्रायल कर लेगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपनी सक्रियता दिखाई, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और वो स्वयं जब टीके जहां पर निर्माण हो रहे थे वहां पर खुद निरीक्षण करने पहुंचे, तो ये कह देना कि कांग्रेस के द्वारा कि साहब ये जश्न मना रहे हैं, जश्न का वास्तव में दिन है, जश्न आपको भी मनाना चाहिए और आपको जो आपने पाप किया है इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने इस पर संदेह प्रकट किया, आपने हमारे वैज्ञानिकों पर संदेह प्रकट किया, आपने देश की जनता को भ्रमित करने का जो पाप किया है उसकी आपको जवाब देना चाहिए। और ये बेहतर रहा कि आप ही के नेता शशि थरूर ने स्वयं ने कहा कि ये केंद्र सरकार को श्रेय देना चाहिए। आप लोग कहां किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं, क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आज इस देश ने मेडिकल जो चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान में जिस प्रकार की ख्याति पूरी दुनिया में प्राप्त की है उसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, देश का नेतृत्व है, इसलिए उसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्रोएक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, उन्होंने खुद का एक जो इन्वॉल्वमेंट था वो दिखाया, पीठ थपथपाई, हौसला अफजाई करी, उन लोगों को बूस्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल, केंद्र सरकार के ऊपर जो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है वो ये कह रही है कि कोविड की दूसरी लहर के बारे में भी आज कुछ बोला जाना चाहिए, जब देश में ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शंस की त्राहिमाम मचा हुआ था, और जिसकी वजह से लोगों के ये समझ में नहीं आया कि पहली लहर में जब इतना घातक स्थिति नहीं थी तब तो लॉकडाउन कर दिया, लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। और दूसरी लहर में जब आदमी कमरे में बैठकर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, तब सारी गतिविधियां उसी तरह से चलती रहीं। तब उस तरह के इंतजाम 6 महीने 8 महीने में नहीं कर लिए गए कि दूसरी लहर इतनी प्राणलेवा जानलेवा नहीं बने। मुकेश पारीक साहब, देखिए शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये महामारी जो आई कोई महामारी का पूर्वानुमान नहीं था कि ये इस प्रकार की महामारी आएगी, और भारत को ही नहीं पूरी दुनिया के किसी भी विकसित से विकसित देश को भी ये आइडिया नहीं था कि ये महामारी इतनी घातक होगी, इतनी गंभीर होगी। पहले उसमें जो हुआ, उसके बाद जब दूसरा क्षेत्र आया, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा और आपको जानकारी भी है, अगर हम सारे स्टेट की बात न करके अगर राजस्थान की बात करें, जिस प्रकार के साधन और संसाधन उपलब्ध कराए गए केंद्र सरकार के द्वारा, उसका राज्यों ने सही उपयोग नहीं किया। ऑक्सीजन के प्लांट के लिए जो बजट दिया गया उसके ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए गए, जो वेंटिलेटर्स दिए गए उनकी पैकिंग नहीं खोली गई। तो आप देखिए, केंद्र सरकार ने ये रह रहकर खबर आई है कि राजस्थान के कोरोना प्रबंधन को केंद्र ने सराहा। चिकित्सा का प्रबंध का कार्य राज्य सरकारों का होता है। केंद्र ने जिस प्रकार के साधन संसाधन दिए, अगर उसका ये संपूर्ण उपयोग कर लेते, अगर सरकारें भी इसकी अपनी जिम्मेवारी समझती, तो मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आती, उसकी जो जिस प्रकार की कैजुअलिटी हुई है उसमें कुछ कमी आती। तो ये इनको राज्य सरकारों को भी इस बात की जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, गौरांग अग्रवाल, उद्योग व्यापार जगत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बहस में। पिछला 1 साल एक दुस्वप्न की तरह, एक नाइटमेयर की तरह रहा है व्यापार जगत के लिए भी। इस दौरान जो चुनौतियां आई उनसे क्या तो सबक सीखा गया, और अब आगे भविष्य भी कुछ सुनिश्चित तो है नहीं कि अब ये खत्म ही हो गया है, कि अब ये इस रूप में आएगा, कि अब आगे इस तरह से होगा। वो जो सबक सीखे गए हैं वो आगे किस तरह काम आने वाले हैं? भविष्य की चुनौतियों के लिए व्यापार जगत अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है? शर्मा जी, आप कोविड को बिजनेस इम्पैक्ट के लिए कोविड पार्ट 1 और कोविड पार्ट 2 दो तरह से देखिए। जब लॉकडाउन लगा तो हर आदमी अपने अपने घर में बिल्कुल एकदम लॉकडाउन की तरह रहने लगा। उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट बिजनेस पे, बिजनेस के आने वाले जो छोटे मोटे रोजगार थे उस पर, और हर आदमी के जेब पे बढ़ा। जैसे जैसे
आपका कोविड सुधरता रहा। और आज जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में कोविड ने अब धीरे धीरे बिजनेस को सुधारना चालू किया, अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना चालू किया। जहां पहले जीडीपी 6 से नीचे चला गया था, आज सीधा सीधा बिजनेस उसको इम्पैक्ट करके आराम से आज हम एक विश्व के सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ एक उभरते हुए देश की तरफ जाने में लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, अब जो सबसे ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, आप शेयर मार्केट को भी देखेंगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि 62,000 क्रॉस किया है। आज एआई और एमएल, ये एक टेक्नोलॉजी का जो सीधा सीधा डेवलपमेंट हमको मिल रहा है, वो इस कोविड की ही देन है। जहां पहले लॉकडाउन में हर छोटा व्यापारी अपने घर में सिर्फ अपने खाने पीने के अरेंजमेंट के लिए लगा हुआ था, आज हर आदमी ई कॉमर्स के जरिए अपने हर एक छोटे उत्पाद को हर एक आदमी की पहुंच तक पहुंचा रहा है। ठीक है, एक बात और बताइए कि अब जो वैक्सीन का आंकड़ा 100 करोड़ का पहुंच गया है और ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी, स्कूल भी खुल जाएंगी, व्यापार जगत फिर से चल पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि जो पुराने हालात थे लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन से पहले के जो हालात थे, उनके आसपास पहुंचने में कितना वक्त लगेगा अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो व्यापार जगत को? अभी भी शर्मा जी, तीसरी लहर के नहीं आने पर भी जहां तक एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, आज भी बच्चों को कोई भी स्कूल में भेजने में उतना ईगर नहीं है, उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक तीसरा लहर के कारण एक दिवाली के बाद और दिवाली के पहले की जो लहर का एक अभी भी एक पूर्वानुमान चल रहा है कि दिवाली का एक बार वेट किया जाए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल एजुकेशन है, हाँ, वो जरूर सुधरेगा। एक नई एजुकेशन सिस्टम हमने जनरेट किया जिसके जरिए ऑनलाइन एजुकेशन से सीधा सीधा आप बच्चों से स्कूल जुड़ा रहा, वो एक डेवलप हुआ, उसके जरिए रोजगारोन्मुखी अवसर पैदा हुए हैं जी, और उसी के जरिए बच्चे भी आगे पढ़ पा रहे हैं, जिससे कम से कम ये हुआ कि लॉकडाउन के कारण बच्चों को नुकसान नहीं हुआ अपने एजुकेशन के लिए। ठीक है, डॉक्टर जीएल शर्मा, मुझे सुन पा रहे होंगे आप। देखिए, हर आदमी के जहन में सवाल ये आ रहा है, खास तौर पे तब जब 100 करोड़ का आंकड़ा वो मुल्क पार करता है वैक्सीनेशन के मामले में, जिसकी आबादी 130-140 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को जब वैक्सीन लग चुका है और बच्चों की वैक्सीन आ रही है, ये बता दिया गया है बहुत जल्द आ रही है, तो सवाल ये आता है जहन में कि क्या हम कोरोना के खात्मे के करीब पहुंच गए हैं? क्या आने वाले वक्त में कोरोना, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं, उस तरह की बीमारी होकर रह जाएगा, या हमको इस बात से उसी तरह से डरते रहना चाहिए जैसे साल भर पहले डर रहे थे कि कहीं दूसरी लहर, कहीं तीसरी लहर, कहीं चौथी लहर वो तो नहीं आ रही है? डॉक्टर जीएल शर्मा जी। जेपी जी, पहले तो मैं हमारे देश के वैज्ञानिकों का, मेडिकल स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का और तमाम ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक अल्प समय में आपने अपने स्वदेशी वैक्सीन विकसित करके और 100 करोड़ का डोजेज का जो आंकड़ा पार किया है 7 महीने में, ये काबिल तारीफ है। मैं केंद्र सरकार की भी प्रशंसा करना चाहता हूं, साथ साथ में राज्य सरकार ने भी काफी अच्छा योगदान दिया है इसमें। 100 करोड़ के लिए सारे धन्यवाद के पात्र हैं। इसको देखते हुए बच्चों की वैक्सीन भी आ रही है और काफी डीएनए वैक्सीन भी अपने देश में डेवलप होने जा रही है। आजकल आप देखते हो कि राजस्थान में केवल 1 या 2 केसेस आ रहे हैं। यही अगर ट्रेंड रहता है तो बच्चों को स्कूल भेजने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अपन को उनको वैक्सीनेशन करीब करीब कर लेना चाहिए। और थर्ड वेव मेरे हिसाब से जहां तक अनुमान लगाया जा रखा है, पूरे इंडिया में केसेस की काफी कमी होती जा रही है, और अगर यही ट्रेंड रहता है और वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 100 करोड़ से आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी और तीसरी वेव आने की संभावना नगण्य के बराबर रह रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब ये इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मैं आपकी राय समझना चाहूँगा कि